वीडियो देखने वालों को नमस्कार। बात आज करेंगे हम ट्रम्प के ट्रेड वॉर के बारे में, टैरिफ वॉर के बारे में कि इसके पीछे की असली वजह क्या है, ये क्यों हो रहा है, क्या इसका उद्देश्य है। तो आपने एक लिस्ट देखी होगी जो खुद डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है दुनिया के सामने रखी कि इतने सारे देश हैं जो हम पर टैरिफ लगाते हैं यानी टैक्स लगाते हैं। अब हम भी उन पर जो है टैक्स लगाने जा रहे हैं। अब जरा आप गौर कीजिए इन सारे देशों के नाम पर कि यहाँ पे किस प्रकार के देशों का नाम है। अब एक लिस्ट आप और दिखाता हूँ मैं, इस लिस्ट को भी देखिए और इस लिस्ट में आप इन देशों के नाम देखिए जिनका अमेरिका के साथ जो है बड़ा सा ट्रेड सरप्लस है। तो ये वो सारे देश हो जाते हैं। अब पहली वाली लिस्ट को दूसरी वाली लिस्ट को आप देखेंगे तो काफ़ी सारे नाम आपको एक जैसे ही मिलेंगे और इसका एक गहरा कनेक्शन है। तो अब हम समझते हैं कि डॉलर वाली समस्या क्या है। तो बहुत सारे देश हैं जो अमेरिका को सामान बेचते हैं और जब ये देश अमेरिका को सामान बेचते हैं तो इनको बदले में अमेरिकन डॉलर जो है मिल जाते हैं। जैसे भारत ने आईटी सर्विस बेची तो उनको डॉलर्स मिल गए, चाइना ने इलेक्ट्रॉनिक्स बेचा उसको डॉलर मिल गए, जापान ने कारें बेची उसको डॉलर मिल गई। इस तरीके से क्या हुआ, इन सारे देशों के पास जो है डॉलर चला गया। ये डॉलर अपने फॉरेक्स रिजर्व में जाके ये देश रख लेते हैं, लेकिन ये जो डॉलर है ये वापस अमेरिका में नहीं आता। एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे वापस अमेरिका में ये नहीं आता। तो आप सोचिए कि अगर आपके देश की करेंसी है और आपके देश से लगातार बाहर जाती जा रही है, आपके देश में वापस नहीं आ रही है, और उस केस में जब आपके देश में कोई समस्या हो जैसे कि मंदी आए, रिसेशन आए, नेचुरल कैलामिटी आए जैसे कि कोरोना आए, या आपके अपने देश में इन्वेस्टमेंट करना है, कैपेक्स करना है, तो ये सारी चीज़ें जब आपको अपने देश में करनी है तो आपको अपना डॉलर चाहिए। डॉलर आ नहीं रहा है, जो बाहर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो उस केस में आप और डॉलर छापेंगे, यानी कि आप बॉन्ड जारी करेंगे। डॉलर छापने का एक प्रोसेस होता है कि आप बॉन्ड जारी करेंगे और बदले में आपका जो सेंट्रल बैंक है जैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व है वो उतने डॉलर छाप देता है। तो ये प्रोसेस जब लंबे समय तक किया जाता है कि आपका डॉलर जो है दूसरे देशों में जाता जा रहा है, बाहर जा रहा है, वो वापस आ नहीं रहा है, आपको अपने खर्चे के लिए और ज़्यादा डॉलर छापने पड़ रहे हैं, तो क्या होता है, एक डेट बबल क्रिएट हो जाता है, कर्ज का एक बबल क्रिएट हो जाता है जो अमेरिका में होने लगा है, काफ़ी करीब जो है इसके आ गया है। तो जो टैक्स में इनकम है अमेरिका की उससे डबल जो है इनका सिर्फ कर्ज के ऊपर इंटरेस्ट ही बन गया है। ट्रिलियन डॉलर में जो है इनको अब सिर्फ इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट में चुकाना होगा, इतना ज़्यादा डेट जो है हो चुका है। और ये डेट चुकाने के लिए जो चाहिए इनकम वो आप सिर्फ टैक्स के भरोसे नहीं ला सकते कि आप अमेरिका की जनता पे टैक्स लगा दो और वो हो जाए, तो वो उतना नहीं होता, उस सीमा से जो है ये बाहर हो चुका है। एक और समस्या ये होती है कि जब आप ट्रेजरी बॉन्ड जारी करते हैं कर्ज लेने के लिए या नोट छापने के लिए, तो वही देश जो बाहर के देश हैं जो आपके यहाँ सामान बेच के जो डॉलर ले गए हैं वो इस ट्रेजरी बॉन्ड्स को खरीद लेते हैं, एक तरह से डेट इन्वेस्टर हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, तो फिर ये सारे देश क्या बन जाते हैं, अमेरिका के क्रेडिटर बन जाते हैं, अमेरिका को कर्ज देने वाले बन जाते हैं। जैसे चाइना ने जाके अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड खरीद लिए तो क्या हुआ, चाइना ने अमेरिका की सरकार को कर्ज दे दिया। अब जब ये कर्ज दे रहे हैं तो कर्ज में ब्याज की इनकम होती है, ये भी डॉलर के फॉर्म में होती है, तो इन देशों के पास जो है बाद में फर्दर डॉलर मिलने लगता है और ज़्यादा यूएस डॉलर मिलने लगता है, जिसके कारण क्या होता है और ज़्यादा यूएस डॉलर का आउटफ्लो शुरू हो जाता है। तो आप देखिए कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, कैसा सीक्वेंस यहाँ पे बनता है। तो आज के समय में स्थिति जो है चिंताजनक होती जा रही है अमेरिका के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है इस कर्ज का ब्याज ही ब्याज हो रहा है जो इस तरीके से चुकाना संभव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है हो रही हैं, अब इसको सही करने की ज़रूरत है। और क्या होता है कि जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इसके कारण डॉलर की डिमांड भी दुनिया में रेगुलरली बनी रहती है, हाई बनी रहती है कि आप जो है
सामान बेच रहे हो, आपको डॉलर मिल रहा है, आप उसने उसको उसका फॉरेक्स रिजर्व बना लिया, उस फॉरेक्स रिजर्व से आप तेल वेल ले रहे हो, फिर उसी से आप जो है ट्रेजरी बॉन्ड खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो डिमांड हमेशा लगातार डॉलर की बनी रहती है। और किसी चीज़ की भी अगर डिमांड लगातार बनी रहेगी तो उसका प्राइस जो है हाई रहेगा। प्राइस अगर हाई रहेगा तो क्या होगा, मजबूत होगा। अगर किसी देश की करेंसी महंगी रहेगी तो क्या होगा, उसके एक्सपोर्ट पर उसका नेगेटिव असर पड़ता है, क्योंकि उसके देश का सामान महंगा हो जाता है। तो ये चीज़ क्या हो रहा है कि इसके कारण अमेरिका के प्रोडक्ट जो हैं वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो अमेरिका भी जो है एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थी, लेकिन धीरे धीरे जो है उसके प्रोडक्ट जो है कम कॉम्पिटिटिव हो गए और उसको रिप्लेस किया जापान ने, चाइना ने, कोरिया ने। तो ये चीज़ें होने लगी ये डॉलर वाली प्रॉब्लम के साथ। तो ये इस प्रकार से जो है डॉलर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसको अभी हमने समझा। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत हो जाती है डी डॉलराइजेशन की। तो डी डॉलराइजेशन खुद अमेरिका चाहता है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कुछ बुरा हो रहा है अमेरिका के साथ इसलिए ये हो रहा है, अमेरिका खुद चाहता है कि ये हो। क्या हो रहा है कि जैसे अभी हमने समझा कि दूसरे देश जो है डॉलर में जो अपनी सेविंग कर रहे हैं, उससे अमेरिका के ऊपर बोझ बढ़ता है कि उसका डॉलर लगातार बाहर जा रहा है, उसके देश में आ नहीं रहा है, इसके कारण उसको खुद डॉलर ज़्यादा छापना पड़ रहा है, जो उसके ऊपर कर्जा बढ़ा रहा है। तो अमेरिका नहीं चाहता कि ये सारे देश जो हैं डॉलर में जाके अपनी सेविंग करें, अपने फॉरेक्स रिजर्व में सिर्फ डॉलर ही डॉलर भरें। अमेरिका ये नहीं चाहता, वो चाहता है कुछ और भी भर लो, हमारा जो डॉलर लिए बैठे हो हमारे देश में वापस लेके आओ, इन्वेस्ट करो। तो अमेरिका कह रहा है कि ये पैसा जो ये डॉलर हमारे देश से लेके जा रही है, अमेरिका में वापस इन्वेस्ट करो, अमेरिका में भी फैक्ट्री लगाओ, अमेरिका में भी जॉब क्रिएट करो। ये नहीं कि यहाँ पे लेके बैठ गए हो, वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो है अमेरिका के लिए एक बड़ा थ्रेट है, और इसके साथ ये बड़ा थ्रेट और ज़्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि अब कई सारे देश जो है टेक्नोलॉजिकली अमेरिका को चैलेंज करने की स्थिति में आ गए हैं, अमेरिका को मैच करने लगे हैं। पहले अमेरिका काफ़ी ज़्यादा आगे हुआ करता था, अब वो गैप जो है लगातार कम हो रहा है। तो जब ये गैप आपका कम होता जा रहा है तो ये भी एक अपने आप में एक थ्रेट बना रहता है कि आपकी करेंसी जो है का जो पावर है वो लूज़ हो सकता है। तो आज अगर हम बात करें चाइना की, इंडिया की, ताइवान की, जापान की, साउथ कोरिया की, तो ये कई सारे क्षेत्रों में जो है अमेरिका को मैच करने लगे हैं, जैसे कि स्पेस हो, एआई हो, मेडिकल हो, कई सारे क्षेत्रों में जो है ये अमेरिका को मैच करने के करीब आ गए हैं, जो अमेरिका के लिए खतरा है। इसलिए अमेरिका के लिए ज़रूरी है कि वो वापस अपने आप को री इंडस्ट्रियलाइज करे, और डॉलर का डोमिनेशन तभी तक हो सकता है जब तक अमेरिका टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है, और उसके लिए ज़रूरी है कि दुनिया में थोड़ा डी डॉलराइजेशन हो और अमेरिका का री इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। तो ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसके अगर हम गोल्स की बात करें तो पहला गोल ये है कि डेफिसिट को रिड्यूस करना। तो जिन जिन देशों के साथ बड़ा डेफिसिट है वो कम होगा, उन पर हम टैक्स लगाएंगे तो उनके प्रोडक्ट महंगे होंगे तो उनकी डिमांड कम होगी, और जो फालतू पैसा उनके पास जा रहा होता है, जो डॉलर जाने में लगा हुआ था, वो कम होगा, यानी डेफिसिट को रिड्यूस करना। दूसरा काम है री इंडस्ट्रियलाइज करना, अमेरिका में जॉब क्रिएट करना। तो जैसा भी हमने डिस्कस किया कि कई जगह जो है, कई देश जो है टेक्नोलॉजिकली मैच करने की पोजीशन में आ गए हैं, और ये अगर आगे बढ़ गए तो यहाँ पे जॉब्स का टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अमेरिका को री इंडस्ट्रियलाइज करना है तो फोर्स करना है ऐसे देशों को कि यहाँ आओ, वापस करो। जैसे कि अभी रिसेंटली हुंडई है, उसने इन टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका में स्टील प्लांट लगाना शुरू कर दिया है, बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया है। तो ये इस तरह का री इंडस्ट्रियलाइजेशन अमेरिका चाहता है, जो हो रहा है। साथ में हार्ड नेगोशिएट करना, कि जब सामने वाले को आप थोड़ा सा घायल कर देते हो तो उसके साथ फिर बातचीत में आपका एक अपर हैंड हो जाता है, तो वो स्थिति आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली गोल जो है वो यही है कि बातचीत को नेगोशिएशन टेबल पर ही सुलझाना। तो उसको सुलझाने से पहले थोड़ा सा बमबारी कर दिया जाए ताकि फ़ायदा हमें मिले। अगला गोल ये भी है कि अमेरिका का यूएस डॉलर उसको थोड़ा वीक किया जाए, उसको वीक करेंगे तभी जो है अमेरिका का जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव होगा, तो ये भी ज़रूरी है। अब एक प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका के बिना जो है पूरी दुनिया डिमांड डेफिसिट हो जाती है। डिमांड डेफिसिट हो जाने का मतलब यह है कि अगर अमेरिका कंज्यूम ना करे
तो ये सारे देश इतनी सप्लाई बनाए बैठे हुए हैं कि इस सप्लाई का इनके पास कोई यूज़ नहीं है रहेगा। जैसे मैं बात करूं, अगर अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना बंद कर दे चाइना से, तो चाइना इस इलेक्ट्रॉनिक्स को कहीं और नहीं बेच सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा कैपेसिटी वो लगाए हुए है और कोई और देश उसका इतना इलेक्ट्रॉनिक्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। वैसे ही मैं भारत की बात करूं, इतने सारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निकलते हैं, टीसीएस इन्फोसिस जैसी कंपनी जिनको लेती है, और ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज देते हैं अमेरिका में। अब अमेरिका इंडिया से सॉफ्टवेयर सर्विसेज लेना बंद कर दे तो टीसीएस इन्फोसिस जैसी कंपनियों का भट्टा बैठ जाएगा, और साथ में इतने इंजीनियरिंग कॉलेज जो बैठे हुए हैं उनका भी कुछ नहीं होना। वहाँ सारे बेरोज़गारों की लाइन लग जाएगी, अभी जो है उससे कई गुना बढ़ जाएंगे। तो इतने सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को हम एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे अगर ये सारी चीज़ हो जाए। तो इसीलिए क्या है कि अमेरिका के बिना दुनिया है डिमांड डेफिसिट, यानी कि बात यह है कि अमेरिका को अगर कुछ होगा, कुछ बुरा होगा, तो इन देशों का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, अमेरिका से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अमेरिका के बिना दुनिया में डिमांड डेफिसिट है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो ये सारे जो है पूरे गोल्स हो जाते हैं इस टैरिफ वॉर के। सेकेंडरी गोल की बात करें कि इंटरेस्ट रेट उनको नेगेटिव करना है, रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव करना है। रियल इंटरेस्ट रेट कैसे नेगेटिव हो जाता है कि जब महंगाई की दर आपके इंटरेस्ट रेट से ऊपर चल रही होती है तो एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो जाते हैं सरकार के लिए। जैसे 4% अगर इंटरेस्ट रेट चल रहा है और महंगाई चल रही है 6%, तो क्या होगा, नेट नेट 2% का यहाँ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट बन जाएगा। और इन्फ्लेशन जो होता है एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो सरकार की जेब में एक्स्ट्रा पैसा आना लगेगा बिना किसी टैक्स लगाए। तो ये फ़ायदा होगा अमेरिका की सरकार को इस टैरिफ वॉर से। दूसरा फ़ायदा ये हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे, इसके कारण दुनिया भर में टैरिफ के कारण डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी, ऑयल के प्राइसेस गिरेंगे, ऑयल के प्राइसेस गिरेंगे तो महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो इंटरेस्ट रेट को कम किया जा सकता है, और इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो अमेरिका के ऊपर जो कर्ज है जो अभी महंगा है उसको रीफाइनेंस किया जा सकता है सस्ते दरों पे। तो ये भी एक और गोल हो जाता है जो कि यहाँ पर पूरा किया जा सकता है इन टैरिफ वॉर से। अब ये चीज़ समझने की है कि ये सब चीज़ टेम्परेरी है, ये लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि इससे अमेरिका का भी नुकसान होता है। ये हमने समझा कि चीज़ें महंगी होंगी और कई चीज़ें हमें दूसरे देशों के अमेरिका के लिए इनपुट का काम करती है, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, सब चीज़ें महंगी होंगी तो जॉब्स जा सकती हैं। तो ये सारे कुछ नुकसान जो है अमेरिका को भी होंगे, इसीलिए ये चीज़ है टेम्परेरी, ये लंबे समय तक नहीं की जाएगी। इसका अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि नेगोशिएशन टेबल पे सारे देशों को लाना और अपनी शर्तों पर समझौता करना, यही फाइनल उद्देश्य है। और ये आप देखेंगे कि कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में ये सब चीज़ें जो है रिवर्स होते हुए दिखेंगी। अभी जो ब्लैंकेट सब जगह देशों पे टैरिफ लगाया जा रहा है वो उनमें से अधिकतर देशों पर जो है रिवर्स कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा या ख़त्म कर दिया जाएगा। कुछ सेलेक्टिव देशों पर ही रह जाएगा जो कि जिनके साथ नेगोशिएशन या बातचीत जो है जम नहीं पाती, बस उन्हीं के साथ रह जाएगा। अब एक और चीज़ आप यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा देखेंगे कि यहाँ पे अरब देशों का नाम नहीं है, एक आध छोटे मोटे देशों का ही नाम है। उसका एक रीज़न ये है कि अरब देश पेट्रोल बेचते हैं, क्रूड ऑयल बेचते हैं डॉलर में, उनके पास डॉलर आता है। ये डॉलर वापस अमेरिका में आ जाता है जब अमेरिका इनको हथियार बेच देता है। तो इनके साथ जो है कोई बड़ा सा प्रॉब्लम है नहीं डेफिसिट का कि ये इनकी डॉलर जो है इस तरीके से जमा कर रहे हैं और इनका पैसा इधर नहीं आ रहा। तो ये जब हथियार खरीदते हैं तो यहाँ पे हथियार इंडस्ट्री को जॉब्स क्रिएट होता है, अमेरिका में जॉब्स क्रिएट हो, तो इनके साथ कोई बड़ा पंगा नहीं है, इसलिए आप ऐसे देशों का यहाँ पे नाम नहीं देखेंगे। तो भारत पर इसकी असर की चर्चा की जाए तो टैरिफ जो बढ़ेंगे इसके कारण सबसे बड़ा खतरा ये है कि यहाँ पर डंपिंग हो सकती है, कि जैसे चाइना पर 100% टैरिफ लगाया, चाइना अमेरिका में माल नहीं बेच पाया तो वो अपना माल भारत में खपाने की कोशिश कर सकता है। तो ये भारत की कंपनियों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छा खासा नुकसानदायक हो सकता है। एक्सपोर्ट हिट होंगे क्योंकि सब चीज़ें जब महंगी होंगी तो डिमांड कम होती है, तो एक्सपोर्ट हिट हो सकते हैं। और इसके लिए हम थोड़े से प्रिपेयर्ड पहले से ही हैं। कैसे पहले से प्रिपेयर्ड हैं? अभी आपने जैसे देखा होगा कि 12 लाख तक की इनकम पर अब टैक्स हटा दिया गया है, टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये क्यों किया गया है? क्योंकि सरकार चाहती है कि अब अपने ही देश में अच्छी खासी कंजम्पशन आए,
अच्छी खासी कंजम्पशन की डिमांड आए, जिसके कारण भारत जो है एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंसी अपनी कम रखे, कि अगर हम एक्सपोर्ट ना कर पाएँ तो भी हमारे देश में इतना कंजम्पशन हो कि उससे फैक्ट्रियाँ चलती रहें। तो ये कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए ज़रूरी था कि पब्लिक के हाथ में पैसा छोड़ा जाए, और पैसा छोड़ने के लिए ही ये टैक्स का स्लैब जो है ये ऊपर किया गया है। इसका दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि बहुत सारी इनकम ब्लैक में होती है, तो एटलीस्ट 12 लाख तक की इनकम जो है वाइट में हो जाएगी। वाइट में हो जाएगी तो वो खर्च भी होगी, वो कंज्यूम भी होगी। और आने वाले समय में शायद आप ये भी देख सकते हैं कि सरकार जीएसटी में भी कुछ चेंजेस करे और जीएसटी को थोड़ा कम कर ले, ट्वीक करे इस तरीके से कि वो भी रिड्यूस हो जाए, ताकि और कंजम्पशन को बढ़ाया जा सके। तो भारत इसके लिए पहले से तैयारी कर रहा है, तैयार है। तो ये रही आज की बात। इस पर आप अपने कमेंट्स रखिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।